अफगानिस्तान का मुद्दा आजकल बेहद चर्चित है। आप टीवी में, अखबारों में और सोशल मीडिया पर इसके बारे में खूब पढ़ रहे होंगे। वहाँ के लोगों की परेशानी और बेबसी से आपकी भी आंखें नम हो रही होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। दरअसल अफगानिस्तान का जिक्र महाभारत काल से आता है, जब इसे गांधार कहा जाता था, जहाँ की राजकुमारी थी गांधारी, जो कि हस्तिनापुर की महारानी बनी। और वहाँ के राजकुमार थे शकुनी, जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। यानी अफगानिस्तान भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा था, जो कि 1750 के करीब पूरी तरह से अलग हुआ। खैर, बात करेंगे आज की। अफगानिस्तान की कुल आबादी 38.2 मिलियन है और विश्व की 90% हेरोइन की उपज यहीं से होती है, क्योंकि अफगानिस्तान में ओपियम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें अफगानिस्तान के राज और सत्ता की, तो कुछ कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा पंजाब खबर विचार में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की अनसुनी कहानियों के बारे में। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान की धरती पर आज तक कोई भी शासक लंबे समय तक राज नहीं कर पाया, फिर चाहे वो वहाँ का नेटिव राजा हो या फिर विश्व की सुपर पावर्स। एक मान्यता तो यह भी है कि अफगानिस्तान की धरती किसी को अपने ऊपर राज करने का हुक्म नहीं देती। या तो राज करने वाला मारा जाता है या फिर लौटकर उल्टे पांव अपने घर चला जाता है। बात शुरू होती है सिकंदर के समय से, जब सिकंदर पूरा विश्व जीतने निकला था और लगभग पूरा विश्व उसने जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। जब सिकंदर अफगानिस्तान की धरती पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो कई हफ्तों तक उसकी सेना हारती रही। वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जिसने आधे से ज्यादा विश्व जीत लिया था, वह सिकंदर परेशान हुआ और अपनी माँ को यह बात बताई। तब सिकंदर की माँ ने कहा कि अफगानिस्तान की मिट्टी को अपने घर के आंगन में बिखेर दो। उसके बाद से ही सिकंदर अफगानिस्तान को जीतकर आगे बढ़ सका। खैर, यह सब तो कहानियां हैं। फिर उसके बाद भी चाहे ब्रिटेन हो या फिर यूएसएसआर या फिर अमेरिका, कोई भी देश अफगानिस्तान पर राज करने में कामयाब नहीं हो पाया। चलिए हम बात करते हैं अफगानिस्तान के पिछले 200 साल के इतिहास की और जानते हैं इस सब के पीछे के असली कारणों को, और कुछ जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में भी बात करते हैं। बात शुरू होती है सन 1838 से, जब पहली एंग्लो अफगान वॉर हुई और अफगानिस्तान पर दोस्त मोहम्मद का राज था। ब्रिटेन ने जिसको गद्दी से हटाकर वहां शाह सुजा को बिठा दिया, लेकिन अफगानिस्तान के कबीलों को यानी लोकल्स को यह बात मंजूर नहीं हुई और फिर अफगान काबिलों ने ब्रिटिश पर हमला शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की, काबिलों में फूट तक डालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और फिर ब्रिटेन ने समझौता कर लिया और वहां से लौट गया। 1841 में सर विलियम हे मैकनाथन, जो कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनकी हत्या कर दी गई। वे एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान पहुंचे और जैसे ही वह बाहर आए, अफगानों ने बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद ब्रिटेन ने अपने कदम वापस मोड़ लिए और ब्रिटेन के निकलते ही शाह सुजा को भी मार दिया गया और फिर 1843 में दोस्त मोहम्मद खान को दोबारा काबुल की गद्दी पर बिठा दिया गया। फिर 1843 और 1848 में 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुई, जहां पर फिर से ब्रिटेन को हार देखनी पड़ी। एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ रशिया भी अफगानिस्तान पर एडवांसेस कर रहा था। इस सब की वजह से सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई। इस समय पर अफगानिस्तान पर राज कर रहा था शेर अली, जिसमें शेर अली ने ब्रिटेन का साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया और रशिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से 1878 में हावर पास से ब्रिटेन ने 40,000 सोल्जर्स के साथ चढ़ाई करी। शेर अली अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में मारा गया और ब्रिटेन ने याकून खान को वहां पर बैठा दिया, जो कि उनके हाथ की ही कठपुतली था। लेकिन लोकल्स को यह बात फिर से मंजूर नहीं हुई और उन्होंने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इस समय तक ब्रिटेन बेहद शक्तिशाली बन गया था और उसने सबको दबा दिया। अफगानिस्तान के सारे फॉरेन अफेयर्स खुद मैनेज करने लगा, ताकि किसी भी तरह से रशिया का कंट्रोल वहां पर ना रहे। इसीलिए 1885 में शेर और भालू बनाकर दिखाया जाता है कि कैसे अफगानिस्तान तो देशों की लड़ाई में फंस चुका है। इसे द ग्रेट गेम भी कहा जाता है।
फिर बात आती है 1893 में। 1893 में बात आई एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए और उस समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई जिसको ड्यूरांड लाइन कहा जाता है, जो कि अंग्रेज सिविल सर्वेंट ड्यूरांड ने खींची थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी, जिसे भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और यह लाइन बहुत ही इम्प्रैक्टिकल थी। उसी तरह से ड्यूरांड लाइन भी बेहद इलॉजिकल थी, क्योंकि जहाँ से यह लाइन खींची गई थी वहाँ पश्तून रहते थे, जो आज के समय में आधे पश्तून अफगानिस्तान में और आधे पाकिस्तान में आते हैं और आज तक वह इस बंटवारे से परेशान है। यह लाइन इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब अंग्रेज़ों का तो काम ही ये था कि बंटवारा करो और निकल जाओ, पीछे बंटवारे वाले लोग सारी उम्र आपस में लड़ते रहेंगे। आप इंडिया पाकिस्तान को ही देख लीजिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आप अगर याद करें तो आपने केसरी मूवी देखी होगी जिसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी लड़ी जाती है। तो उस समय पर भी अफगान्स ही ब्रिटिश फोर्स पर हमला कर रहे थे और वो बहादुर सिक्स उस समय ब्रिटिश सरकार की ओर से ही लड़ रहे थे। तो यह लड़ाइयाँ उस समय से ही चलती आ रही हैं। फिर 1919 में आती है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें अफगानियों ने रशिया और ब्रिटेन दोनों को देश से निकाला और उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली, जिसके बाद वो अपने फॉरेन अफेयर्स खुद ही मैनेज करने लगे। इसके बाद से ब्रिटेन और अफगानिस्तान की कहानी खत्म हो जाती है। और अब बात आती है 1921 में, जब रशिया बन गया सोवियत यूनियन और रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। फिर ब्रिटेन और रशिया आपस में टकराते थे और अब रशिया और अमेरिका। अब देखा जाए तो यह बड़े प्रभावशाली और अमीर देश छोटे देशों को पयादों की तरह चलते हैं और अपनी पावर दिखाने के लिए इन पर कब्जा रखते हैं। खैर, अब 1989 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की योजना बनाई और वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, लेकिन वहीं अमेरिका कैसे पीछे हट जाता। अपना प्रभाव रखने के लिए उसने वहां के रिबेल्स को सपोर्ट किया, जिन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते यूएसएसआर ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकालने शुरू किए और कहा कि हम अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, और यूएसए ने भी कहा कि अब हम मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो सीक्रेटली सपोर्ट करते रहे और कई बिलियन डॉलर खर्च करके उन्होंने हथियार सप्लाई किए। फिर 90s में तालिबान का राइज हुआ, जो एक तरह से इन्हीं से निकलते हैं, और फिर 2001 में यूएसए पर 9/11 हमला हुआ और अमेरिका ने कहा कि इस हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन हमें चाहिए, लेकिन उधर तालिबान ने ओसामा को अपने पास महफूज रखा। और इस सब के बाद यूएसए ने अफगानिस्तान में इन्वेड करके तालिबानियों को हराया, जिसमें से कुछ मारे गए और कुछ पाकिस्तान में जाकर छिप गए। इसके बाद से अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में रही और वहां तालिबानियों को नहीं आने दिया और साथ ही अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई और काफ़ी डेवलपमेंट भी होने लगी। अब इस सब के पीछे अमेरिका की दया नहीं थी, बल्कि भावना थी बदले की, जो कि 9/11 अटैक से जन्मी थी। अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया, लेकिन आर्मी को अफगानिस्तान से हटाने का फैसला 2021 में लिया गया, जिसका फ़ायदा उठाकर तालिबानियों ने तुरंत ही वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। अब अमेरिका यूएनओ में बैठ के कितना भी कहे कि आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सालों तक मुजाहिदीनों को अमेरिका ने ही पाला है। नतीजा ढेर सारे टेररिस्ट ग्रुप्स। इसके साथ ही जब अपना मतलब निकला और अमेरिका को कन्वीनियंट लगा तो वह अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल लिया, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप कोल्ड वॉर के समय की सारी कहानी जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अफगानिस्तान और तालिबान का पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं उन सारे कारणों की जिनकी वजह से शायद अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी शासक नहीं टिक पाता। इसका पहला और सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की ज्योग्राफी। अफगानिस्तान 75% पहाड़ों से बना हुआ है और आसपास सारी तरफ ज़मीन है और दूसरे देश हैं, तो किसी भी इन्वेडर के लिए बहुत मुश्किल है कि इतने सारे पहाड़ों और वैलीज़ के बीच में घुसकर हमला करे, क्योंकि लोकल्स को तो वहाँ की आदत है और सब रास्ते भी मालूम है, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इतनी सारी वैलीज़ हैं तो हर वैली में अपनी अलग ही एक सरकार चल रही है, अपने अलग कायदे और कानून होते हैं। अफगानिस्तान की मेन सरकार जो काबुल में बैठती है वो भी इस बात से सहमति रखती है और ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करती। जब बाहर की कोई पावर अटैक करने आती है तो यह छोटे छोटे सारे लड़ाकू ग्रुप्स
मिलकर हमला कर देते हैं, जैसे कि हमने ब्रिटेन के टाइम पर भी देखा था। इसके अलावा पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर प्रॉपर रोड्स का नेटवर्क नहीं है, तो बड़े बड़े टैंक्स और बॉम्ब्स लेकर अगर बाहर की आर्मी आएगी तो ट्रक चलेगा कहाँ। साथ ही अफगानिस्तान में लोकल इंसर्जन ग्रुप्स बहुत सारे हैं। तालिबान तो एक सिर्फ बड़ा और फेमस ग्रुप है। अब ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि साथ में मिलकर इन्वेडर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनको जीतने नहीं देते। और आखिरी बात आती है एक्सेप्टेंस की। अफगानिस्तान की जनता फॉरेन रूलर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती और इतिहास गवाह है कि बहुत से रूलर्स को मार कर ही गद्दी से उठा दिया गया है। तो यह थी सारी कहानी अफगानिस्तान की। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए